ये मुकाबला दो टीमों के मुख्तलिफ अप्रोच का है। गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद में खेला जाएगा ये मुकाबला। यहाँ पे इस पिच पे औसतन स्कोर फर्स्ट इनिंग में पिछले कुछ समय से लग रहा है करीबन 200 रन बनते हैं। इस पिच पे फ्लैट पिच देखने को मिलती है, वहीं पे हैदराबाद अपने आप को रेलिश करते हैं। अप्रोच की बात की मैंने, हैदराबाद का अप्रोच ही रहता है कोई भी सिचुएशन हो गेम की, बड़े शॉट लगाने, अटैकिंग अंदाज में खेलना है। अब चाहे 270 बना दे या फिर 120 पे ऑल आउट हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि भाई हमें इसी अंदाज में खेलना है। कितना सही कितना गलत इसके बारे में बात करेंगे। और सामने वाली टीम गुजरात एकदम गेम के सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। जैसी गेम की डिमांड, जैसी सिचुएशन की डिमांड, उस पर खरे उतरने की उनकी कोशिश रहती है। इसी वजह से रिजल्ट भी देखने को मिला है। गुजरात अभी पॉइंट्स टेबल में ऊपर है, हैदराबाद बहुत नीचे है, बहुत पीछे भी है। तो चलिए सीधी बात करते हैं सबसे पहले हैदराबाद की टीम के बारे में। जनरली जब आप 3 मैच हार जाते हो उसके बाद टीम कई बार रिफ्लेक्ट करती है, ड्राइंग बोर्ड पे आती है और कहती है कि यार हमारा जो खेलने का तरीका है वो अब हमें शायद बदलना पड़ेगा। कई टीमें वैसा करती है, शायद हैदराबाद ना करे। ट्रेविस हेड आउट हो रहे, स्टंप की गेंद बाहर जाती है, उड़ाने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। क्या उसको थोड़ा सा कंटेन कर सकते हैं अभिषेक शर्मा? एक बात है, सारे गेंदबाजों ने उन्हें लेंथ जो है अब आगे नहीं दे रहे, वो दूर रख रहे, ज्यादातर बॉडी में डाल रहे। हमने देखा था शार्दुल ठाकुर ने आउट किया, वेरिएशन उनके सामने हो रहा है। वेरिएशन में पिछले मैच में आउट हुए थे, गेंद भी दूर थी, लेंथ भी दूर थी, लाइन भी दूर थी। अब ये जब प्लान पता चले दोनों बल्लेबाजों को, तो उस प्लान को काउंटर करने के लिए एक जहन में उनके पास एक अंदाजा होना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो फिर चीजें उनके लिए आसान हो जाएगी। और सपोज पावर प्ले में उनके रन नहीं आए तो फिर हैदराबाद क्या कर सकती है? हैदराबाद ने कमिंडू मेंडिस को खिलाया था ये सोच के कि यार ये प्लेयर तो बहुत पावरफुल है नहीं ना, शायद वो अपनी गेम खेलेगा और लंबी पारी खेलेगा। तो वो सोच गलत नहीं है, लेकिन क्या वो इतने कारगर साबित हो सकते हैं? क्या वो जिम्मेदारी लंबी पारी खेल के निभा सकते हैं? क्योंकि आसपास उनके वो सारे जो खिलाड़ी है वो तेज खेल सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी ये काम कर सकते हैं। तो बाकी जो खिलाड़ी है ना वो अपना काम करे, तेज अप्रोच से बल्लेबाजी करते रहे। बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी सनराइज हैदराबाद को। 1 या 2 खिलाड़ी डेजिग्नेटेड कर दीजिए। अब आते हैं सीधा कॉम्बिनेशन पे। हैदराबाद क्या कॉम्बिनेशन खिला सकती है? देखिए मेरा ये मानना है कि क्या गुजरात के सामने आप एक अतिरिक्त स्पिनर खिला सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर है इनके पास। हर्षल पटेल है, मोहम्मद शामी है और पैट कमिंस है। पिछले मैच में सिमरजीत खेले थे, अच्छे गेंदबाज है। एक मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी। जिशान अंसारी बहुत अच्छे गेंदबाज है। उनके साथ क्या एक और रिस्ट स्पिनर लेके आ सकते हैं? कमिंडू मेंडिस है जरूर, वो गेंदबाजी करेंगे, बतौर ऑलराउंडर खेलेंगे। तो क्या एडम जाम्पा की जगह बन सकती है? या फिर अगर उन्हें लगता है कि सिमरजीत को सीधा स्वैप कर दे एक इंडियन खिलाड़ी से, तो उनके पास राहुल चहर का भी ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि इनके बारे में इन्हें जरूर सोचना चाहिए। तो एक बार टीम के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, कमिंडू मेंडिस, क्या उनके साथ परचेस करना चाहिए? क्लासन, अनिकेत वर्मा जो खिलाड़ी है ना, मैंने पिछले मैच से पहले बात की थी कि केकेआर के सामने जो स्पिन है उसके सामने एक चैलेंज रहेगा वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का। वरुण चक्रवर्ती को आउट हुए थे स्पिन को अच्छा खेलने के बावजूद भी, क्योंकि जब क्वालिटी बदल जाती है तो ये क्वालिटी का चैलेंज अलग होता है। अब अनिकेत के सामने राशिद खान भी होंगे। अब ये चैलेंज को कैसे काउंटर करना है ये देखना होगा। हाथ बहुत लूज है अनिकेत वर्मा के, अच्छा खेल सकते हैं स्पिन को, लेकिन परसेंटेज क्रिकेट बड़े गेंदबाजों के सामने खेलना बड़ा जरूरी है। तो एक अनिकेत वर्मा हो गए, फिर पैट कमिंस आते हैं, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी और आखिर में सिमरजीत। देखिए सीधा सीधा हिसाब है, या तो आप स्वैप कर लीजिए सिमरजीत के साथ एक इंडियन स्पिनर को जो है राहुल चहर, तो आपको 2 स्पिनर मिल जाएंगे, प्रॉपर रिस्ट स्पिनर, और आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कमिंडू मेंडिस का ऑप्शन भी आ जाता है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हमें ओवरसीज गेंदबाज चाहिए एडम जाम्पा के रूप में, तो कमिंडू मेंडिस अगर हट जाते हैं तो वो आ जाएंगे सिमरजीत की जगह पे एडम जाम्पा। और आपको बैट्समैन चाहिए तो आपके पास बैट्समैन का जो विकल्प है वो अभिनव मनोहर और सचिन बेबी का, ये 2 बल्लेबाजों का ऑप्शन है जो इंडियन बल्लेबाज आ जाते हैं। तो ये मोटा मोटा 12 मुझे लगता है कि जिसके बारे में हैदराबाद सोचेगी। अब कौन से पुख्ता 12 के साथ जाती है ये देखना होगा। चलिए अब जीटी के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, सबके रोल असाइन है, अपने रोल के हिसाब खेलते हैं। शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ये दोनों अपने रोल को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, जॉस बटलर का एक्सपीरियंस आता है, और साथ ही में जो गेंदबाजी यूनिट भी है, राशिद खान के ना चलते हुए भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। अरशद खान अपना काम कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ साई किशोर से, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कैरम बॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईशांत शर्मा की जब जरूरत पड़ती है तो वो आ जाते हैं। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज का जो फॉर्म देखने को मिला है वो काबिल तारीफ है, बहुत बेहतर रिदम में नजर आ रहे हैं। और साथ ही में प्रसिद्ध कृष्णा
चोट के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। गुजरात में जब खेले थे, मुंबई के सामने स्लो रन का इस्तेमाल किया था और फिर बाद में जब बेंगलुरु गए तो हिट द डेक गेंदबाजी की थी और परचेस प्राप्त करने की कोशिश की थी चिन्नास्वामी स्टेडियम में। सो ओवरऑल सबको अपने रोल पता है। सिर्फ एक चैलेंज है, राशिद खान का फॉर्म कब वापस आएगा। राशिद खान का अगर फॉर्म वापस आया तो फिर गुजरात के तो मैं कहता हूं कि मैदान के अंदर गरबे चालू हो जाएंगे। खुशी में गरबा करते हैं ना हम तो गुजराती। तो बस उनकी उम्मीद है। हो क्या रहा है राशिद के साथ, क्या लोगों ने उन्हें पिक करना स्टार्ट किया है? जो मुझे लगता है कि इतने साल अगर आप क्रिकेट खेलते तो पिक करते हैं, लेकिन एक और चीज़ है ना, इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद आए हैं। जब ऐसा होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है और साथ ही में मुझे लगता है लोगों ने ना उन्हें स्वीप शॉट खेलना ज़्यादा स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा लिविंगस्टन ने भी वो स्लॉग स्वीप खेलने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया था और वहां पे उन्हें रन बनाए थे। राशिद खान क्या कर सकते हैं? एक तो मुझे लगा कि जब कोई स्वीप ज़्यादा खेल रहा है तो या तो आपके पास वो आगे वाली लेंथ होनी चाहिए जो यॉर्कर है, जो राशिद अक्सर नहीं डालते हैं। वो एक काम कर सकते हैं राशिद कि भाई एकदम फुल डाल सकते हैं क्या, ताकि वो स्वीप के नीचे, जो स्वीप मारने जाते हैं तो बल्ले के नीचे गेंद जाए और एलबीडब्ल्यू बोल्ड मिले। या फिर अगर कोई लेग साइड ही खेलना चाहता है तो ऑफ साइड पे ज्यादा खिलाने की कोशिश। पेस है उनके पास तो ऑफ साइड पे विद देना बड़ा मुश्किल काम है राशिद के लिए। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज पे भी काम कर लिया राशिद ने तो उनका फॉर्म में वापस आना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चैंपियन गेंदबाज है। ये मेरी सोच है। अब राशिद जो इतने बड़े खिलाड़ी है वो क्या सोचते ये देखना होगा। अब सीधा प्लेइंग 12 पे नजर डालते गुजरात टाइटंस की क्या हो सकती है। फोन हाथ में मतलब प्लेइंग 12 की बात करेंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं आज नहीं तो कल जो बैटिंग इनकी टेल है वो परेशान करेगी, लेकिन अभी नहीं कर रही है। खुश है गुजरात की टीम, हम भी खुश है, हम भी गुजराती है। चलिए पहले देखते हैं शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, शर्फिन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, तेवतिया और फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अरशद खान और राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। इंपैक्ट सब में, क्योंकि तीन ही ओवरसीज का नाम लिया तो इंपैक्ट सब में आपके पास ग्लेन फिलिप्स और ईशांत शर्मा वहां पे मौजूद है। अच्छा, मैं जब बैटिंग डेप्थ की बात करता हूं तो गुजरात क्या सोच रही है कि हम तो सिर्फ गेंदबाजी पे ज्यादा फोकस करेंगे, हमें 6 बॉलर तो चाहिए। अरशद खान बैटिंग कर सकते हैं, राशिद खान बैटिंग कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 7 और 8 नंबर ना हम अपनी जो 2 बल्लेबाज को एक बनाते और उसे मजबूत करते ताकि 8 नंबर तक बैटिंग में मिल जाए और हमारा जो उनका मेन काम है उनके तरफ से जो हमें निकालना है वो गेंदबाजी है, तो उसमें निकाले और उसी के दम पे हम मैच जीते। सनराइज जैसी टीम के सामने तो जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर सनराइज हैदराबाद का बल्ला चला ना और इनको चेस करने को आया तो फिर बाद में गड़बड़ हो सकती है। तो सनराइज हैदराबाद टॉस जीत के क्या पहले बैटिंग करे, क्या उनके लिए वो बेहतर है? शायद उनके लिए वो बेहतर है। गुजरात टॉस जीत के क्या करें, ये भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि सनराइजर्स को बैटिंग करना पहले पसंद है। खैर ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैचेस से मेरा ध्यान रहेगा एनरिक क्लासन के सामने गुजरात टाइटंस किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। खास करके अगर फास्ट बॉलर गेंदबाजी करते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर स्लो रन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा, हर्षित राणा ने उनको 2 बार आउट किया है ऑफ स्टंप के बाहर आईपीएल में। तो क्या वही प्लान के साथ कर सकते हैं? प्रसिद्ध कृष्णा उनके पास वो स्लो रन का इस्तेमाल करने वाला गेंदबाज है। एक तो ये प्लेयर हो गए, दूसरे ट्रेविस हेड के सामने गेंद को बाहर लेके जाना अरशद खान वो काम कर सकते हैं, और साथ ही में मोहम्मद सिराज के पास वो स्क्रैम्बल सीम है। हमने देखा था वैभव अरोड़ा ने उनको आउट किया था, उस स्टंप से गेंद बाहर गई और खड़ी हो गई थी। मिचेल स्टार्क ने बतौर लेफ्ट आर्म गेंदबाज बड़ा परेशान किया है, तो वो एंगल अरशद खान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी अलग है लेकिन एंगल वही है। अब बात आ जाती है कि गुजरात के सामने क्या कर सकती है सनराइज हैदराबाद। शुभमन गिल के सामने लेंथ थोड़ी आगे, कंपैरेटिवली ज्यादा शॉट ना डाले। साई सुदर्शन से कुछ अलग करवाने की कोशिश कर सकती है क्या, क्योंकि दोनों ही ना थोड़ा कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं। अनकन्वेंशनल क्रिकेट खिलाने के लिए कुछ अलग प्लानिंग कर सकती है, ये सनराइज हैदराबाद सोच सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जॉस बटलर एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, उनके सामने कभी भी एक पेस वाली गेंदबाजी ना करें पहले से ही, क्योंकि अगर एक पेस वाली गेंदबाजी होती है उन्हें बड़ा पसंद आता है। और अगर हो सकता है तो फिर आप स्पिन का इस्तेमाल पावर प्ले में या आते ही उनके सामने कर दीजिए, रिगार्डलेस सिचुएशन कैसी है। ये मेरी सोच रहेगी। ये दोनों टीमें किस प्लानिंग के साथ उतरती है ये देखना होगा। गुजरात बहुत आगे है, उनको सपोर्ट करना बहुत आसान काम है, लेकिन क्योंकि हैदराबाद हार के आ रही है, अपने घर में खेल रही है, एक अलग सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें मिलना भी चाहिए क्योंकि उस अंदाज से क्रिकेट खेल रही है। मैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जाऊंगा, आप किसके साथ जाएंगे?